एपिसोड 21। कहानी अब आगे। विक्की दौड़ते दौड़ते नशे में रहने की वजह से बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी लड़की थामते हुए सड़क के किनारे ले जाकर बिठा देती है और जल्दी से उसके हाथ के हथेली को अपने हाथ से घिसते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। बार बार विक्की विक्की आवाज देने की वजह से विक्की किसी तरह अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपने से सामने बैठी लड़की को देखता है मानो उसकी सारी की सारी नशा ही गायब हो जाती है और वो बिल्कुल होश में आ जाता है। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से बीच सड़क पर दौड़ने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तुम्हें अपनी अक्ल नहीं है क्या? विक्की जिसे देख ये सब कुछ बोले जा रहा था वो दरअसल कोई और लड़की नहीं बल्कि कोमल ही थी। जब वो जा रही थी तो उसकी नजर विक्की पर पड़ गई और वो उसे नशे में देख झट से दौड़ उसे संभालने आ गई। कोमल को लगा शायद विक्की ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है इसीलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा था। ये सोच कोमल उसे शांत करते हुए बोली, विक्की विक्की देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ आप अब मेरे साथ घर चलिए। ये आपने अपना क्या हाल बना कर रखा है? अभी आप बेहोश होकर नीचे गिरने वाले थे, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। कोमल ये बोल विक्की के बाह पकड़ उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक से विक्की उसके कलाई को जोर से अपनी तरफ खींच लेता है जिस वजह से कोमल खुद को नहीं संभाल पाती है और खुद भी विक्की के ऊपर गिर जाती है। कोमल विक्की के इतने करीब आज से पहले कभी भी नहीं गई थी। दोनों के होंठ एकदम करीब थे और सांसें तेज चल रही थी। उस वक्त तो सच में कोमल अपने दुख को कुछ देर के लिए भूल चुकी थी और बस विक्की के आगोश में खोई जा रही थी। लेकिन अचानक ही दूसरे पल में वो खुद के जज्बातों पर काबू करते हुए एकदम अपनी नजरें चुरा बोलती है, प्लीज विक्की मेरा हाथ छोड़िए, वो मैं गलती से गिर गई। और आप भी जरा उठने की कोशिश कीजिए, मैं अकेला तो आपको नहीं संभाल सकती हूँ ना। कोमल की बात सुन विक्की उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत बना लेता है और उसे छोड़ने की बजाय उसके करीब जा आंखों में आंखें डाल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नशे में हूँ इसी वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, है ना? तुम यही सोच रही हो ना? जैसे ही विक्की ये बात बोलता है कोमल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो एकदम आश्चर्य से बोल पड़ती है, आपको कैसे पता कि मैं अभी यही सोच रही थी? हॉस्पिटल। परिधि के यूं अचानक से बेहोश हो जाने की वजह से रियांश सारा कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ते हुए आ जाता है और उसके सर को झट से उठाकर अपने गोद में रखते हुए बोलने लगता है, परिधि परिधि क्या हुआ तुम्हें? प्लीज परिधि तुम अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। प्लीज यार इस तरह तुम इस वक्त मुझे और परेशान नहीं कर सकती हो, आंखें खोलो परिधि। रियांश डर रहा गया था परिधि को बेहोश देखकर और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी एकाएक उसे याद आया कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही है और ये बात याद आते ही वो झट से परिधि को अपने गोद में संभाल के उठा लेता है और दौड़ते हुए डॉक्टर को आवाज देने लगता है, डॉक्टर डॉक्टर। रियांश को इस तरह से परेशान और घबराए हुए से देख जो डॉक्टर कोमल का ऑपरेशन करने वाली थी वही उसके पास जाते हुए पूछती है, क्या बात है मिस्टर रियांश, आप इस तरह से अपनी पत्नी को गोद में ले चिल्ला क्यों रहे हैं? और इन्हें हुआ क्या है? पता नहीं डॉक्टर, आप जल्दी से इसे चेक कीजिए ना। पता नहीं ये कैसे अचानक से बेहोश हो गई है, आप जल्दी कुछ कीजिए। रियांश को इतना घबराए देख वो डॉक्टर बोलती है, देखिए मिस्टर रियांश आप जरा समझदारी से काम लीजिए, हम अभी चेक करते हैं इन्हें, पर आप खुद को इस वक्त संभालिए। नर्स इन्हें अंदर ले चलो। डॉक्टर के कहने पर नर्स वार्ड बॉय को बोल परिधि को स्ट्रेचर पर लिटा एक वार्ड के अंदर लेकर चली जाती है और डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चली जाती है। बाहर खड़े रियांश अपने दोनों हाथ को जोड़े बस भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी भी तरह से वो उसकी पत्नी को वापस से ठीक कर दे, उसे कुछ भी नहीं होने दे। इधर कोमल जब विक्की से पूछती है तो विक्की उसके बातों का जवाब देने के बजाय उसके करीब बढ़ने लगता है, जिस वजह से कोमल जरा अनकंफर्टेबल होने लगती है और झट से अपने कलाई को छुरा उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज विक्की भी कहाँ रुकने वाला था। एक तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो कोमल से कितना प्यार करता है और दूसरी इस वक्त उसका प्यार उसके आंखों के सामने था, जिस वजह से वो थोड़ा बहक सा गया और कोमल को खड़े देख वो खुद भी लड़खड़ाती हुई टांगों पर खड़ा हो गया और कोमल के हाथों को पकड़ उसे खींच अपनी तरफ घुमाते हुए उसके कमर में हाथ डाल बिना एक भी मिनट रुके उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है। विक्की के इस तरह अचानक किश करने की वजह से कोमल बिल्कुल नर्वस हो जाती है और अपनी आंखों को बंद कर हाथों को मुट्ठी बना लेती है। विक्की एकदम पेशेंटली किश किए जा रहा था और कोमल बस विक्की में खोसी गई थी। जब कुछ देर तक विक्की इसी तरह उसे किश करते रहा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर आ उसे चूमने लगा तो एकाएक कोमल होश में आ गई
और अपने आप को विक्की के आगोश में खोई देख दंग रह गई और इसीलिए वो विक्की को जोर से ठेल कर नीचे गिराते हुए रोनी सूरत बना बोलती है, ये आप क्या कर रहे थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? कोमल रोती हुई ये सब बोल वहां से भाग गई और विक्की वही नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया। हॉस्पिटल। रियांश अभी डॉक्टर के कुछ बोलने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी डॉक्टर परिधि वाले वार्ड से निकलते हुए उसके पास आ बोली, मिस्टर रियांश आप परेशान मत होइए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, शायद उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर हमने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, आप उन्हें कुछ देर में घर लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप नहीं जानते हैं कि आपने ये बात बोल मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो परिधि को ऐसे बेहोश देख डर ही गया था, ना जाने क्या हो गया है उसे। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, आप कुछ दवाएं यहीं से खरीद लीजिएगा, मैंने उस पर्ची में लिख कर दी है आपको, और उन्हें टाइम पर देते रहिएगा, वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। जी डॉक्टर। रियांश डॉक्टर को थैंक यू बोल परिधि के पास चला जाता है और धीरे धीरे उसके बेड के पास जाते हुए वो एकदम मायूस भरे आवाज में कहता है, क्या परिधि तुमने तो अभी मुझे डरा ही दिया था, ऐसा भी भला कोई करता है क्या? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा। रियांश अभी यहीं तक अपनी बात कंप्लीट किया था कि तभी परिधि मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़कर चली गई? परिधि के मुंह से निकले इस शब्द को सुनते ही रियांश झट से उसके पास जा उसके मुंह पर अपनी उंगली रख देता है और इशारे से उसे ऐसी बात नहीं बोलने के लिए कहता है। रियांश के आंखों से बहते आंसू को देख परिधि अपने हाथ से उसे पोंछते हुए कहती है, डरिए मत रियांश जी, मैं आपको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, और अगर कभी भगवान जी ने मुझे अपने पास बुलाना भी चाहा तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, उनसे ऐसा बोल दूंगी। परिधि ये बात बोल मुस्कुरा दी, लेकिन रियांश को जरा सी भी हंसी नहीं आई और वो बोल पड़ा, प्लीज परिधि, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम इस तरह की बातें करो, एक बार तुमने ही बोला था ना कि तुम्हें ये सब मेरे मुंह से सुनना पसंद नहीं है, तो फिर आज तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? एक तो पहले से ही कोमल ना जाने कहाँ चली गई है, ऊपर से तुम हो कि मेरा साथ देने की बजाय मुझे और परेशान किए जा रही हो। मुझे माफ कर दीजिए रियांश जी, आगे से मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, सच्ची में। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम कितना अपना ध्यान रखोगी, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, और मैं खुद ही तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूंगा। अभी रियांश परिधि से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से रियांश का मोबाइल बजने लगता है। मोबाइल की आवाज सुनते ही रियांश कहता है, एक मिनट। इतना बोल वो मोबाइल जैसे ही अपने जेब से निकालता है अपनी माँ का कॉल आते हुए देख वो थोड़ा परेशान होते हुए परिधि की तरफ देखते हुए कहता है, इस वक्त माँ मुझे कॉल क्यों कर रही है? कहीं माँ को कोमल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? रियांश जी आप पहले खुद को शांत कीजिए और माँ का कॉल रिसीव कीजिए, हो सकता है वो कुछ और पूछने के लिए कॉल कर रही होंगी। परिधि के कहने पर रियांश थोड़ा घबराते हुए ही सुगंधा का कॉल रिसीव कर लेता है और बोलता है, हेलो माँ। रियांश इतना ही बोलता है तभी सुगंधा दूसरी तरफ से बोल पड़ती है, बेटा तुम दोनों तो कोमल का ऑपरेशन करवाने गए थे ना, तो फिर ये कोमल इस तरह से अकेली क्यों वापस घर आ गई? और वो काफी रो भी रही थी, हमें कुछ बताए बिना ही अपने कमरे में चली गई, क्या बात है बेटा? जैसे ही रियांश ने ये बात सुनी कि कोमल घर चली गई है उसके मन को एक अलग सी ही शांति मिली और वो सुगंधा से कहता है, क्या माँ सच में कोमल घर पर है? हाँ रियांश, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या, बताओ बेटा। माँ, आप प्लीज परेशान मत होइए, आप फोन रखिए, मैं और परिधि अभी घर आते हैं फिर सब कुछ आपको बताते हैं, तब तक आप कोमल से बात मत कीजिएगा। पर बेटा हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ हम घर पर आकर आपको सब बताते हैं। रियांश इतना बोल कॉल कट कर देता है और सुगंधा घबराई हुई सी अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। इधर रियांश एक सुकून भरी सांस लेते हुए परिधि से बोलती है, परिधि कोमल घर पर है, वो अकेले घर चली गई है। ये बात सुन परिधि को भी थोड़ी तो तसल्ली मिलती है, लेकिन तभी वो थोड़ा परेशान चेहरे के साथ कहती है, रियांश जी इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि परिधि घर पर है, पर मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि वो इस तरह बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से घर क्यों चली गई। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा है ना तो हमें अभी कोमल के पास पहुंचना होगा, वो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है। रियांश जी तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो परिधि, चलो हम घर के लिए निकलते हैं। रियांश परिधि को संभालते हुए हॉस्पिटल के लिए घर जाने के लिए निकल जाता है। सिंघानिया हाउस। रियांश और परिधि जैसे ही घर पहुंचे सुगंधा जी एकदम से दोनों की तरफ तेजी में चलकर आ खड़ी हो गई और घबराए हुए से चेहरे के साथ पूछी, रियांश परिधि प्लीज मुझे बताओ कोमल को क्या हुआ है? वो जब से घर आई है बस खुद को अकेले कमरे में बंद करके रोए जा रही है,
मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है बच्चों। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इस वक्त पहले हम सभी को मिलकर कोमल को कमरे से बाहर निकालना होगा। परिधि इतना बोल तेजी में कोमल के कमरे के तरफ भाग जाती है। उसको इस तरह से जाते देख नयन, जो वहीं कुछ दूरी पर खड़ी थी, मन ही मन खुश होते हुए बोली, जाओ जाओ, अब तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो अपनी कोमल से झूठ बोलने की, पर असल में तो उसे सब पता चल गया है और इसका क्रेडिट जाता है खुद की चहेती नयनतारा को। अब जब इस घर में दुखों का माहौल बना रहेगा तभी तो मैं इस घर के माल पर हाथ साफ कर पाऊंगी ना। नयन मन में ये सब सोच सोच काफी ज्यादा खुश हुए जा रही थी, लेकिन तभी उसके कंधे पर मासी जी हाथ रखते हुए थोड़ा सक भरी नजरों से देख पूछती है, अरे नयन बेटा, तुम इस तरह अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रही हो? इस वक्त हमारे घर में इतना ज्यादा दुखी माहौल है और तुम खुश हो रही हो। जैसे ही नयन रेशमा मासी की बात सुनती है, वो एक पल के लिए स्तब्ध हो बस अपनी आंखें फाड़ उन्हें घूरने लगती है, लेकिन तभी अपने बातों और इरादों को उनसे छिपाते हुए बोल पड़ती है, नहीं तो रेशमा माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। घर में सभी लोग इतने दुखी है और ऐसे में मैं भला खुश कैसे हो सकती हूँ? वो तो बस मुझे कोमल जी की मुस्कुराता चेहरा याद आ गया, इसीलिए मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अच्छा रेशमा माँ, अभी जल्दी से कोमल के कमरे के तरफ चलिए, पता नहीं क्या बात है। नयन ये बोल रेशमा को अपने साथ ले उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर परिधि कब से कोमल को दरवाजा खोलने के लिए बोले जा रही होती है, पर कोमल किसी की भी नहीं सुन रही होती है। वो बस अंदर जमीन पर बैठे रोए जा रही होती है और खुद में बोले जा रही होती है, मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ? मिस्टर विक्की ने मुझे किश कर लिया और मैं उन्हें मना भी नहीं किया, ये सही नहीं हुआ। जब घर वालों को ये बात पता चलेगी तो मैं किसी से नजरें नहीं मिल पाऊंगी। विक्की तो नशे में थे पर मैं तो होश में थी, फिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो नहीं, फिर क्यों मैंने उन्हें अपने करीब आने से नहीं रोका? कोमल खुद में सवाल जवाब कर कर के रोए जा रही थी। इधर विक्की का जब नशा टूटा और उसे होश आया तो वो खुद को एक बियर बार के अंदर सोते हुए पाया। जैसे ही उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसने कोमल के साथ क्या किया था, वो एक झटके में सोफे पर ही उठकर बैठ गया और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ गुस्से में बोला, ओ सीट, मैं कोमल के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझे उससे अब और अपने दिल की फीलिंग्स को नहीं छिपाना चाहिए। हाँ यही सही होगा, वो इससे पहले कि मेरे बारे में कुछ गलत समझे, मुझे उसे बताना होगा कि मैं उसके लिए क्या फील करने लगा हूँ। इतना खुद में डिसाइड कर वो तेजी में उस बियर बार से निकल सिंघानिया हाउस की तरफ जाने लगता है। इधर जब सुगंधा जी देखती है कि इतने बार बोलने के बाद भी कोम दरवाजा नहीं खोल रही है, तो वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। इसीलिए वो परिधि के बाह को गुस्से में पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से पूछती है, बस बहुत हो गया परिधि, अब मैं और शांत नहीं रह सकती हूँ। मुझे बताओ आखिर में हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ जो कोमल इस तरह से खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर रो रही है? मैंने मेरी बच्ची की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी ना, तो ये सब क्या हो रहा है? अब तुम मुझे बताओ आखिर में क्या हुआ है मेरी बच्ची को? रियांश सब अपनी माँ को परिधि से इस तरह बात करते हुए देखता है, तो वो आगे बढ़ उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी परिधि इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, जिसके बाद चाह कर भी रियांश कुछ नहीं बोल पाता है। फिर परिधि सुगंधा जी की हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपने कोमल की जिम्मेदारी मुझे ये सोचकर सौंपी थी कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी और उनका ऑपरेशन भी करवा दूंगी, पर मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाई माँ। दरअसल कोमल को उसकी बीमारी के बारे में सच पता चल गया है, इसीलिए वो ऑपरेशन होने से पहले ही हॉस्पिटल से बिना किसी को कुछ बताए घर आ गई। क्या, पर कैसे हुआ ये सब परिधि? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि कोमल को इस वक्त उसके बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, तो फिर क्यों ध्यान नहीं रखा तुम दोनों ने इस बात का? अब पता नहीं मेरी बच्ची कैसे खुद को संभाल पाएगी ये सब जानने के बाद। सुगंधा जी ये सब बोल रोने लगी, तभी रेशमा उनके पास आते हुए बोलती है, छुटकी, इसमें परिधि बहू या फिर रियांश किसी की भी कोई गलती नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ जो कोमल को उसकी बीमारी के बारे में सच पता चल गया। भले ही इस वक्त वो तकलीफ में है, पर अगर ये सच उससे ज्यादा दिनों तक छिपा कर रखते और भगवान ना करे उसे कभी किसी बाहर वाले से ये सच पता चलता, तो उस वक्त वो पूरी तरह से टूट जाती। इस वक्त कम से कम उसे संभालने के लिए हम सब यहाँ पर तो मौजूद हैं ना। जब से रेशमा माँ जब घर आई थी आज पहली बार था जब उन्होंने परिधि की तरफ से कुछ बोला था, उसको डांटने से मना कर रही थी। ये बात परिधि उन स्थिति में भी नोटिस कर ली थी और ये देख उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा, पर इस वक्त वो सिर्फ कोमल को संभालने के बारे में सोच रही थी। अभी वो दरवाजा को वापस से खटखटाती उससे पहले ही नीचे हॉल से एक जोरदार आवाज सुनाई दी,
जिसे सुन सभी परिवार वाले एकदम से हॉल की तरफ देखने लगे। कमरे में बैठी कोमल जो इतने देर से रोए जा रही थी, वो आवाज सुनते ही एकदम दरवाजे की तरफ देखने लगी और अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद में बोल पड़ी, ये आवाज, ये तो विक्की की आवाज है। पर वो इस वक्त यहाँ पर, कहीं वो उस सब के बारे में बात करने तो नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं, अगर वो घर वालों के सामने वो सब बोलेंगे तो बेकार में घर वालों को दुख पहुंचेगा, मुझे उन्हें कुछ भी बोलने से रोकना होगा। कोमल इतना बोल तेजी में दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, पर जैसे ही वो दरवाजा खोली उसे सामने कोई भी नहीं दिखा, जिसे देख वो खुद एम घबराए हुए से बोली, हे भगवान, सारे घर वाले विक्की के पास चले गए, मुझे भी जल्द से जल्द वहां जहां होगा। कोमल ये बोल तेजी में दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतर हॉल की तरफ भागने लगी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो विक्की को कुछ बोलने की कोशिश करते हुए देख वो भागकर उसके सामने जा खड़ी हो गई और उसके हाथों को पकड़ बोली, विक्की आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो कोमल इतने तुम्हें से खुद को दरवाने के अंदर बंद किए हुई थी, वो विक्की की आवाज सुनते ही भागकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ उसे अकेले में लेकर जाने की भी कोशिश कर रही है। ये नजारा देख वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम दंग रह गए थे। पर परिधि ये बात जानती थी कि कोमल विक्की से प्यार करती है, लेकिन आश्चर्य फिर भी उसे भी हो रहा था कि आखिर में उसे विक्की से ऐसा भी क्या बात करना है जो वो उसे अकेले में चलने को बोल रही है। अभी वो आए बढ़ कुछ और बोल पाती या फिर उस माहौल को संभाल पाती, तभी विक्की कोमल के हाथ को अपने दूसरे हाथों से पकड़ते हुए बोल पड़ा, नहीं कोमल, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे घर वालों से भी बहुत जरूरी बात करनी है। विक्की की बात सुन सभी परिवार वाले एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। कोमल अलग ही परेशान होती है कि कहीं विक्की वही बात तो नहीं बताने वाला है सभी को। पर इन सब के बीच में नयन, जिसका ध्यान पूरा का पूरा अपने मोबाइल पर होता है, और वो मन ही मन खुद में कहती है, क्या ड्रामा फैमिली है ये लोग भी, अब लो एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। अब मैं उससे कैसे मिलूंगी, पर मिलना तो बहुत जरूरी है, वरना हमारा आगे का प्लान कैसे तैयार होगा। इतने गमगीन माहौल में भी परिधि का ध्यान चारों तरफ रहा, और जब वो नयन को बार बार अपने मुंह को बेसब्री से देखते हुए नोटिस है तो वो समझ जाती है कोई ना कोई बात तो जरूर है, तभी वो इस तरह से बार बार अपने फोन को चेक करे जा रही है। पर इस वक्त वो नयन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि उसे उस पर शक हो गया है। इसीलिए जैसे ही नयन अपना चेहरा सामने की तरफ उठा देखने लगती है, परिधि झट से कोमल और विक्की की तरफ मुड़ जाती है। बात क्या है विक्की, देखो इस वक्त हम सभी ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और अगर ऐसे में तुम्हें कोई ऐसी बात करनी है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज हम बाद में भी वो बात कर सकते हैं, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से। परिधि एक दोस्त होने के नाते ये बोली, लेकिन तभी विक्की अपने बातों पर डटे बोल पड़ा, नहीं परिधि, मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत बहुत ही जरूरी है, अगर ऐसा ना होता तो मैं खुद इस वक्त यहाँ पर नहीं आता। जब रियांश विक्की को इतना सीरियस देखता है तो वो थोड़ा आगे बढ़ पूछता है, ऐसी भी कौन सी बात करनी है तुम्हें विक्की? परिधि, जब वो इतना बोल रहा है तो मुझे लगता है हमें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। पर रियांश भाई, मैं ये बोल रही थी कि कोमल अभी उतना ही बोली थी कि तभी विक्की उसका हाथ से अपने हाथ को छुरा सीधे सुगंधा जी और रघुवीर जी के सामने जा खड़े हो गया और बोला, आंटी, अंकल जी, मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त कड़ी परेशान हैं, और ऐसे में मैं आप सभी को और परेशान लड़ रहा हूँ, पर सच मानिए आंटी जी, मैं अब और अपने फीलिंग्स को नहीं दबा सकता हूँ। ये बात मैं पहली बार आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये बता कोमल से भी कभी भी नहीं बोली थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फीलिंग्स के बारे में आप सब कुछ गलत ना समझे। विक्की जिस तरह से बात कर रहा था, उसकी बातों को कोई नहीं समझ पा रहा था। कोमल भी उसकी बातों को सुन थोड़ा असमंजस में पड़ गई थी कि आखिर वो बोलने क्या वाला है। उसे तो यही लग रहा था कि वो उससे उस किश वाली बात पर सॉरी बोलने आया है। तभी विक्की बोल पड़ता है, अंकल, आंटी जी, दरअसल बात यह है कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ, आई लव कोमल। जैसे ही विक्की के मुंह से ये शब्द निकलता है, उसे सुन सारे घर वालों के साथ साथ कोमल भी पूरी तरह से सौकड़ रह जाती है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी विक्की ने जो बोला वो सच है या सपना। वो एकदम से विक्की के पास जा उसले हाथ को पकड़ अपने तरफ घुमाती हुई बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं विक्की? आपको आइडिया भी है कि आप बोल क्या रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ कोमल जो तुम्हारी आंखों में तो दिख रही है, पर इन होठों पर तुम्हें उस बात को कभी नहीं आने दिया। जैसे ही ये बात विक्की बोलता है, कोमल का हाथ विक्की के हाथों पर से तुरंत ढीला हो जाता है, और वो हैरानगी भरी नजरों से बस उसके चेहरे को देखे जा रही थी। तभी विक्की कोमल की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है कोमल। मैं जानता हूँ कि ये बात इस तरह से सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगा है, पर यही सच है, आई लव यू। ये बात मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताना चाह रहा था, पर कभी भी हिम्मत ही नहीं हुई, और
आज जब हॉस्पिटल में मुझे परिधि से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे एक पल को ऐसा लगा मानो मेरे सीने में कोई कील चुभ रही हो। मैं तुम्हारी तकलीफ के बारे में सुनकर ही बेचैन हो उठा और फिर मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। रियांश, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। उसे कभी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या तुम अपनी बहन को मुझे दे सकते हो? प्लीज आंटी, आप क्या मुझे मेरे प्यार को देंगी? विक्की की बात सुन उस पल सभी के दुखी भरे चेहरे पर जैसे खुशियां आ गई हो। जहां सभी लोग अभी इस बात है दुखी थे कि कोमल कभी मां नहीं बन पाएगी, वहीं विक्की के प्यार वाली बात से सभी खुश हो उठे थे। तभी सुगंधा जी झट से विक्की के हाथ में कोमल का हाथ देते हुए बोली, सच बोल रहे हैं विक्की बेटा, आज आप हमारी कोमल के लिए एक रोशनी का किरण बनकर आए हैं उसकी जिंदगी में। हमें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हमती बच्ची की बीमारी के बारे में जानने के बाद भी उन्हें इतना प्यार करने वाला लड़का मिल रहा है। भला हम कैसे आपको अपनी बच्ची ना देंगे। सुगंधा जी जैसे ही विक्की के बातों को मान लेती है, ये देख बाकी के घर वाले भी एकदम से खुश हो जाते हैं। पर तभी कोमल अपना हाथ विक्की के हाथों से छुड़ा थोड़ा रोनी सूरत बना वहां से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है, जिसे देख विक्की सभी से बोलता है, आप सभी परेशान मत होइए, मैं उससे बात करता हूँ। इतना बोल विक्की भी कोमल के पीछे पीछे चल पड़ा। कोमल का कमरा। कोमल अपने बेड पर बैठे हुए चुपचाप अपने हाथों को देखे ना रही थी। तभी कमरे में आते हुए विक्की उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही शालीनता से पूछता है, क्या हुआ कोमल? तुम इस तरह अपने हाथों को क्यों देख रही हो? देख रहे हैं विक्की कि क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी कोई इंसान मुझसे इतना प्यार करता है। तभी अचानक से कोमल बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और विक्की के आंखों में देखते हुए बोली, क्यों विक्की, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करते हैं। अरे आप जैसे इंसान को मुझसे कई ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल सकती है तो फिर ये घर वालों के सामने आपने झूठ क्यों बोला? आप सिर्फ इसीलिए ना ये सब बोल रहे थे क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं पहले से ही इतने बड़े दुख झेल रही हूँ और आप कुछ और बोलकर मुझे और तकलीफ नहीं देना चाहते हो। माना आप बहुत ही अच्छे इंसान हो विक्की, पर मैं आपकी दया पर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। इसीलिए अभी अभी जो आपने बाहर सभी घर वालों को बोला, उनसे जाकर सब सच बता दीजिए और कह दीजिए कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं। वो तो बस मेरा दुख देखकर आपको मुझ पर दया आ गया। कोमल ये सब बोल विक्की का हाथ पकड़ उसे कमरे से लेकर बाहर जाने लगी। लेकिन तभी विक्की कोमल को जोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से कोमल सीधे विक्की को ले बेड पर गिर जाती है। बेड पर विक्की और उसके ऊपर कोमल होती है। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखे जा रही होगी है। तभी विक्की बड़े ही प्यार भरे आवाज में कहता है, कोमल देखो, इस वक्त यहाँ पर कमरे में हम दोनों में सिवा तीसरा कोई भी नहीं है। तो तुम जो बोलना सच बोलना। तुम्हें क्या मेरे आंखों में खुद मेरे लिए प्यार नहीं नजर आता है? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता है? बोलो कोमल, प्लीज जवाब दो मुझे। विक्की की बातों को सुन कोमल एकदम से चुप हो गई। उसके पास उन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी विक्की ने कोमल के कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं कोमल, आज बिना जवाब दिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और सच मानो मैं भी तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? और अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे सबूत चाहिए आपके प्यार का, तो क्या आप मुझे दे पाएंगे? तुम एक बार बोल कर तो देखो कोमल, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी ये जिंदगी बिना तुम्हारे जी भी नहीं पाऊंगा। तो फिर ठीक है, आप चलिए मेरे साथ बाहर और सभी को सच बता दीजिए कि आपने जो कुछ अभी बोला वो सब झूठ था। कोमल, ये तुम क्या बोल रही हो? जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम बार बार एक ही टॉपिक पे आके अटक जाती हो। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे अपने प्यार का यकीन दिलाना है। विक्की इतना बोल बिना कोमल की कोई भी बात सुने उसे बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ उसके होंठ को होने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। जैसे ही विक्की ऐसा करता है, कोमल की दोनों आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है और वो विक्की को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करने लगती है। पर जैसे जैसे विक्की पेशेंटली हुए जा रहा था, वैसे वैसे कोमल की कोशिश कमजोर पड़ने लगी थी और वो भी विक्की के आगोश में खोई चली जा रही थी। कुछ देर किश करने के बाद विक्की उसके होठों को छोड़ते हुए बोलता है, तो मिस कोमल, क्या अब भी मुझे अपने प्यार का कोई सबूत देने की जरूरत है, या फिर अगर जरूरत है तो बोलो, मुझे वैसे भी सबूत देना बहुत पसंद है। विक्की का इसरा किस तरफ था ये बात कोमल अच्छी तरह समझ रही थी और इसी वजह से उसे शर्म भी आ गई।
और वो विक्की के सीने पर हल्के से मारते हुए बोली, मिस्टर विक्की आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं। पहले वहाँ और अब यहाँ। जिस पर विक्की मुस्कुराते हुए बोलता है, अब अपने प्यार को सामने देखूंगा तो रोमांस तो आएगा ही ना। विक्की की बात सुन कोमल हंस पड़ती है, जिसे देख विक्की भी हंसने लगता है। इधर जब परिधि देखती है कि नयन सभी से आंखें बचाकर घर से बाहर जा रही है तो वो रियांश को इशारा करती है और खुद भी उसका पीछा करते हुए घर से निकल जाती है। जब रियांश परिधि के साथ घर से बाहर निकल जाता है तो वो पूछता है, परिधि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये नयन अपने पार्टनर से ही मिलने जा रही है? हाँ रियांश जी मुझे पक्का यकीन है। अरे मैंने तो इसकी बातें भी सुनी थी, जब ये बोल रही थी कि इसे किसी भी कीमत पर उससे आज मिलना है। अब हमें जल्दी से जल्दी इन नयन के चालबाजी का पर्दाफाश करना है रेशमा मासी के सामने, ताकि ये हमारे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तुम सही बोल रही हो परिधि, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नयन पैदल क्यों जा रही है। हो सकता है ना रियांश जी इसका जो साथी होगा वो यही कहीं आसपास हो, इसीलिए ये बिना किसी गाड़ी के ही चले जा रही है। दोनों छिपते छिपाते नयन का पीछा करते हुए सिंघानिया हाउस से कुछ दूरी पर एक पुराने से बिल्डिंग के बाहर जा पहुंचते हैं। रियांश जी वो देखे नयन उस बिल्डिंग के अंदर जा रही है, चलिए जल्दी से हमें भी उसके पीछे जाना होगा, चलो। रियांश भी परिधि का हाथ पकड़ता है और तेजी में चलते हुए उस बिल्डिंग के अंदर जा घुसता है। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो परिधि का ध्यान एकदम से सामने नयन जो किसी लड़के के साथ खड़ी थी उस पर चली जाती है और उस पर नजर जाते ही वो रियांश का हाथ खींच पाया के पीछे जा छिपते हुए कहती है, रियांश जी वो देखे सामने नयन किसी लड़के के साथ बात कर रही है। मुझे तो पक्का लगता है कि ये वही लड़का होगा जिसके साथ ये नयन हमारा घर को लूटने का प्लान बना रही होगी। तो परिधि अब हम क्या करें? सिर्फ हमारे देखने भर से तो रेशमा मासी हम और यकीन नहीं करेगी, उनके लिए कोई तो प्रूफ चाहिए हमें जो ये साबित कर सके कि ये नयन कितनी चालबाज लड़की है। जब परिधि रियांश को ये सब सोचकर थोड़ा टेंश होते नोटिस करती है तो वो अपने चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल लाते हुए बोल पड़ती है, रियांश जी आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आपकी बीवी इन सब में माहिर है। रियांश को परिधि की बात जरा भी पल्ले नहीं पड़ती है, इसीलिए वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रही हो परिधि? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बातें। अरे मेरे मिस्टर भोले पतिदेव, दरअसल मैं नानयन के पर्स में घर में ही छिपकर एक छोटा बटन साइज का कैमरा सेट कर दी हूँ। अब वो दोनों जो कुछ भी बातें कर रहे होंगे वो सब के सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी इन दोनों की तस्वीर तो हम यहाँ से भी खींच ही सकते हैं ना? क्यों? उद्धरण चिन्ह। जब रियांश परिधि की पूरी बात सुनता है तो इसे अपनी पत्नी पर यकीन नहीं होता है और वो परिधि के चेहरे को देखते हुए हैरानी से बोलता है, नोट बैड परिधि, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भोलेनाथ चेहरे के पीछे इतना खतरनाक दिमाग छिपा हुआ है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बस अब मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, बाकी की तारीफ घर जाकर कर लीजिएगा। फिलहाल इन दोनों का फोटो और वीडियो निकालिए जल्दी जल्दी, फिर हमें इस नयन से पहले घर भी पहुंचना है। सिंघानिया हाउस। नयन लगभग 1 घंटे के बाद अपने हाथों में पूजा की थाली लिए और सर पर दुपट्टे को ओढ़े चले आ रही थी। बाकी के सभी लोग भी हॉल में बैठे हुए विक्की और कोमल की शादी की बातों में लगे हुए थे। तभी रेशमा की नजर नयन की तरफ चली जाती है और उसे देखते ही वो पूछ बैठती है, अरे नयन बेटा तुम कहाँ चली गई थी, और ये इस वक्त तुम आ कहाँ से रही हो? जैसे ही नयन रेशमा की बात सुनी मन ही मन एकदम गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, इस बुढ़िया का ध्यान हर वक्त बस मेरे पर ही रहता है। नयन बेटा ये, नयन बेटा वो, अपने काम से मतलब नहीं रख सकती है ये। पर कोई नहीं, ये सब कुछ वक्त और मुझे झेलना पड़ेगा उसके बाद तो। अरे नयन बेटा तुम क्या सोचने लग गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो हाँ रेशमा माँ, मैं मंदिर गई थी। आपको तो पता ही है ना कि मैं भगवान में कितना विश्वास करती हूँ। और जब मैंने देखा कि घर में सब अच्छा हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान जी को एक बार धन्यवाद बोलाओ। ये लीजिए ने मैंने आप सबों के लिए प्रसाद भी लाया है। नयन की बात सुन सभी लोग खुशी से उसके हाथों प्रसाद ले लेते हैं। पर अभी वो लोग प्रसाद खाते उससे पहले ही परिधि एकदम ऊंची आवाज में बोल पड़ी, आप सभी में से कोई भी प्रसाद मत खाएगा। ये बात जैसे ही नयन सुनती है वो एक झटके में परिधि के तरफ घूम उसे घूर कर देखने लगती है और मन ही मन बोलती है, ये परिधि की बच्ची सभी को प्रसाद खाने से क्यों रोक रहे हैं? कहीं इससे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इसे कैसे पता चल सकता है कि मैंने इस प्रसाद में, पर मुझे बात को संभालना होगा। नयन इतना सोच झट से बड़ी ही भोली सी सूरत बना परिधि से पूछी, पर परिधि जी आप ये भगवान जी की प्रसाद खाने से सभी को रोक क्यों रही है? इसमें तो भगवान का आशीर्वाद है ना। मैं तो कहती हूँ आप भी खाए। हाँ परिधि बहू, तुमने हम सभी को प्रसाद खाने से मना क्यों किया? तुम करती क्या रहती हो हमेशा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। रेशमा मासी को अपने ऊपर गुस्सा करते देख परिधि कहती है,
सॉरी रेशमा मासी, मैं गलत इरादे से नहीं बोली। वो तो मैं बस चाहती थी कि मैं जो आप सभी को एक वीडियो दिखाऊं। पहले आप सभी लोग उसे देख लो, उसमें बाद प्रसाद खा लीजिएगा। वो वीडियो बहुत बड़े पंडित जी की है, जिन्होंने इस वीडियो में एक छोटी सी कथा कही है। उसे सुन लीजिए, उसके बाद ये प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। क्या मैंने कुछ गलत सोचा रेशमा मासी? परिधि की पूरी बात सुनने के बाद रेशमा जी थोड़ा खुश होते हुए बोली, चलो कम से कम तुम्हारी ये बात तो मुझे अच्छी लगी। अब लगाओ जो तुम्हें दिखाना है। ये बोलने पर परिधि जल्दी से हॉल में प्रोजेक्टर लाकर टेबल पर उसे रख दी और हॉल की सारी लाइट ऑफ कर वीडियो चला दी। वही वीडियो लोडिंग ले रहा था, जिसे देखकर नयन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि फिर एक बार परिधि की वजह से उसके प्लान में रुकावट आ गई। पर तभी वो वीडियो चल पड़ा, और जैसे ही वीडियो चला नयन की तो आंखें खुली की खुल रही गई। सारे घर वाले बिल्कुल अचंभित हो वो वीडियो देखे जा रहे थे। जब वीडियो खत्म हो गया तो परिधि हॉल का लाइट वापस से ऑन कर देती है और नयन की तरफ देखते हुए बोलती है, तो नयन अब बोलो क्या कहना है तुम्हारा? तुम तो हम सबकी, खासकर रेशमा मासी की बहुत भले के बारे में सोचती हो ना, लेकिन अभी जो वीडियो में हम सब ने देखा उसमें तो तुम्हारा कुछ और ही रूप दिख रहा है। नयन के पास कोई भी जवाब नहीं था परिधि के सवालों का। अभी वो और कुछ बोलती उससे पहले ही रेशमा जी तेजी में चलकर उसके पास खड़ी हो जाती है और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ बोलती है, छेह मुझे तो ये सोचकर घिना रही है तुमसे नयन कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी बेटी का दर्जा दिया। हमेशा परिधि बहू को तुम्हारे सामने नीचा दिखाया, हर वक्त उससे कहा कि वो तुम्हारे जैसा बने। पर मुझे नहीं पता था कि इन धन दौलत के लालच में तुम इतनी ज्यादा नीचे गिर जाओगी कि हम सबको भगवान के प्रसाद देकर मारने तक की कोशिश कर बैठोगी। अरे तुम तो किसी की बेटी क्या, इंसान कहलाने के लायक तक नहीं हो। ये सब बोल एक और तमाचा नयन के गाल पर जड़ दिया। लेकिन तभी परिधि रेशमा जी के पास उन्हें समझाते हुए बोली, प्लीज मासी जी, आप इस तरह से इसे मार कर अपने हाथ को गंदे मत कीजिए। इस जैसी लड़की को पुलिस ही सुधार सकती है। इंस्पेक्टर ले जाइए इसको। परिधि के कहते ही दरवाजे से इंस्पेक्टर अपने साथ कुछ लेडीज कांस्टेबल को लिए अंदर आ जाते हैं, जिसे देख नयन झट से परिधि के पैर में गिर अपने किए गलतियों की माफी मांगते हुए बोलने लगती है, प्लीज प्लीज परिधि, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी, पर प्लीज मुझे जेल मत भेजो। ये सब तो तुम्हें इतना घटिया काम करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो तुम जाओ अपने ससुराल, तुम जरा भी परेशान मत होना। वहां पर तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए ढेर सारे आदमी मौजूद होंगे। जाइए इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। परिधि के कहने पर इंस्पेक्टर नयन को ले सिंघानिया हाउस से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद रेशमा मासी थोड़ा अफसोस के साथ परिधि के सामने आ खड़ी हो जाती है और अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है, मुझे माफ कर दो परिधि बहू। मुझे नहीं पता था कि मैंने जिसे अपनी बेटी का दर्जा दिया हुआ है वो असल में एक जहरीली नागिन होगी, जो मेरी बहन के घर को ही डसने का प्लान बना रही है। मैं बस उसके झूठे प्यार की पट्टी इस कदर अपने आंखों पर बांध के बैठे हुए थी कि मुझे तुम्हारे अंदर की एक भी अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। पर आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे रियांश के लिए और इस घर के लिए सच में तुम ही सबसे लायक बहू हो सके तो अपनी मासी को माफ कर देना बहू। रेशमा मासी को इस तरह अपने सामने हाथ को जोड़ते देख परिधि तुरंत उनके हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज मासी जी, ये पास क्या कर रही है? आप मुझसे बड़ी है और बड़े का हक सिर्फ अपने से छोटों को आशीर्वाद देना होता है, ना कि उनसे माफी मांगने का। प्लीज आप इस तरह से मुझसे माफी मांग मुझे पराया मत बनाइए मासी। इतना बोल परिधि रेशमा जी के गले से लग गई। फाइनली घर में खुशियां वापस से आ गई और परिधि रियांश के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच बहुत खुश हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे और रेशमा मासी भी कुछ दिनों में वापस अपने घर लौट गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये कहानी सुनने में जरूर अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ इस कहानी से अब लेते हैं विदा। गुड बाय।